देश में 41 कोल ब्लॉक के नीलामी प्रक्रिया का प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया है। कोयला मंत्रालय और उद्योग समूह फिक्की की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी समेत उद्योग जगत के कई दिग्गज मौजूद हैं। नीलामी प्रक्रिया के लॉन्चिंग के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का एक बार फिर नारा दोहराया और कोल ब्लॉक की नीलामी को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया। आज हम जो इंपोर्ट करते हैं, कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। साथियों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम एक एक सेक्टर को पकड़कर, एक एक प्रोडक्ट को पकड़कर, एक एक सर्विस का ध्यान करते हुए होलिस्टिक तरीके से काम करें। एक एक क्षेत्र को चुन करके उस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आज का ये इवेंट इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, एक मजबूत कदम है। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया में झारखंड की 22 कोयला खदानें भी शामिल हैं और इन सभी के नीलाम होने पर झारखंड के खाते में कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। यह राशि रॉयल्टी के अलावा खनिज विकास कोष में कंपनियों के अंशदान के रूप में मिलेगी। हर कोयला खान में खनन की अवधि 30 साल की होती है और इस तरह लगभग 3,000 करोड़ रुपए हर साल झारखंड सरकार के खजाने में आएंगे। सभी 22 खदानों के नीलाम हो जाने पर लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। एक खदान में सभी स्तरों को मिलाकर लगभग 700 लोगों को नौकरियां मिलती हैं। इस तरह 15,000 लोगों को सीधी नौकरी की आशा है और इस तरह 15,000 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और बाकी आपूर्ति श्रृंखला में काम मिलेगा। इसके साथ सहायक सेवाओं और अप्रत्यक्ष सेवाओं में भी काफी लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। कोयले की नीलामी शुरू होने से धनबाद के कोयला व्यवसायियों में खुशी है। आपको बताएं कि अब तक कोयले का उत्खनन केंद्र सरकार की अधीन कंपनी BCCL CIL करती है। हाल ही में सरकार ने कोयला उद्योग के व्यवसायीकरण का फैसला किया। इसके बाद कोयला उद्योग पर केंद्र सरकार का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। उस प्रक्रिया में सबसे बड़ा चीज़ भारत सरकार को तो अपना फायदा काफ़ी होगा ही होगा, प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी काफ़ी फायदा होगा और जो माइनिंग करेंगे उनको तो फायदा ही फायदा है। और इधर शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर आज शाम घाटशिला के बहरागोड़ा पहुंच सकता है। पैतृक गांव कोसाफालिया पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर को गांव के मैदान में रखा जाएगा, जहां लोग अपने सपूत को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं। शहीद के घर से करीब 250 मीटर की दूरी पर शहीद का पारंपरिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसके साथ शहीद के गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। हर संभव हम लोग यहाँ पर गलवान घाटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम लोग का वीर शहीद गणेश हांसदा का तस्वीर रखा जाएगा और कोई भी आएगा तो यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि देखा जाएगा। और गणेश भाई का पार्थिव शरीर वहाँ रखा जाएगा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ हो जाएगा। ग्रामीण या रिश्तेदार अगल बगल गांव का आदमी जो भी आएगा, यहाँ फ़ोटो रहेगा और फोटो के सामने अगरबत्ती और का मोमबत्ती दे के अपना श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यही हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उस पहाड़ का माने चित्र को यहाँ बनाने का। आप कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अंतिम संस्कार की जो तैयारी की जा रही है, यही इसी जगह पे पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और यहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। यहाँ पर इस जगह में हमारे साथ में बहरागोड़ा के वीडियो हमारे साथ में हैं। हम उनसे जानते हैं कि अंतिम संस्कार की जो तैयारी है वो किस तरह की चल रही है।
तो हम लोग चाहते हैं कि जो उनका परिवार के जन है, जो अपनी वो रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार करने की जो उनकी प्रक्रिया है, उसमें प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करे। तो उनके परिजन जो भी चाहते थे कि हमारे शरीर जब पार्थिव शरीर जवान का आए तो किस तरह का उन लोग कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग पूरा प्रशासन उनके साथ लगे हुए हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके चलते प्रशासन सारी सामग्री और सारा चीज़ की व्यवस्था खुद करवा दे रहा है और उनको सहयोग कर रहा है कि एक शहीद ग्राम को एक आदर्श ग्राम के रूप में इसको परिणत कर दे। और यहाँ जो भी बुनियादी सुविधाएं जो कि प्रखंड स्तर से की जा सकती हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम है जो सर्वे का काम कर रही है कि क्या क्या यहाँ आवश्यकता है, उसको हम लोग अविलंब कराएंगे। साथ ही इन लोगों से बात करके एक ग्राम सभा करके जो भी इनकी आवश्यकताएं होंगी, जो हमारे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था हो सकेगी, उनको हम लोग अपने स्तर से कर देंगे। और जो लगेगा कि इसमें हमको उच्च अधिकारी के सहयोग की आवश्यकता है तो उनको हम लोग सूचित करेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द योजनाओं की कुछ स्वीकृति मिल जाए ताकि इस ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में हम लोग परिणत कर सकें। तो प्रशासन पूरी तरह इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए जुटा हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पर शहीद गणेश हांसदा का यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचेगा और इसी जगह पे यहाँ पर उसके रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। तो शहीद गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर आज शाम 4 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। सेना के जवान श्रद्धांजलि को लेकर एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां कर रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। तमाम तैयारियां जो हैं इस वक्त बिहार रेजिमेंट की तरफ से की जा रही है ताकि शहीद का जो सम्मान है, जो श्रद्धांजलि है, उसका आयोजन हो सके। यहाँ पर तमाम लोगों के पहुँचने की भी संभावनाएं हैं। राज्यपाल भी मौजूद रहने की बात की जा रही है, तो उसे लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर की जा रही है। यहाँ से पार्थिव शरीर जो है वो बहरागोड़ा के लिए रवाना होगा। उससे पहले यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, जिसे लेकर तमाम तरह की तैयारियाँ इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। वहीं बताएंगे कि सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ पर जो व्यवस्था है जिला बल की वो यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही है। पूरे एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और वरीय अधिकारी भी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह की आपाधापी न हो और ये जो जो श्रद्धांजलि समारोह है उसका आयोजन हो सके। और कोविड को देखते हुए भी तमाम तरह के दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं ताकि कोई भी अव्यवस्था न हो। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो चीन के साथ लद्दाख के गलवान घाटी में झड़प के दौरान साहिबगंज के शहीद कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचने वाला है। कुंदन का पार्थिव शरीर लेह से चंडीगढ़ होते हुए पटना पहुंचेगा और इसके बाद उसे साहिबगंज लाया जाएगा। कुंदन 17 दिन पहले ही एक बेटी के पिता बने थे, लेकिन बिना उसे गोद में खिलाए देश के लिए शहीद हो गए। दुख जरूर है, लेकिन साहिबगंज के इस लाल की शहादत पर आज पूरा प्रदेश गर्व कर रहा है। लद्दाख में साहिबगंज के लाल कुंदन कुमार ओझा शहीद हुए हैं और शहीद कुंदन का पार्थिव शरीर आज शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। शहीद कुंदन के साहिबगंज स्थित गांव में तैयारियां की जा रही हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी निशांत कुमार ने। शहीद कुंदन के का पार्थिव शरीर का लोगों को इंतजार है। यहाँ पे कुंदन के घर हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पे जो उनके परिजन हैं वो कुंदन के जो शरीर की जो बॉडी आएगा उसके लिए जो परिसर है, घर का परिसर है, उसकी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं समाज के लोग जो है वो कुंदन के परिवार को, परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए लगातार चले आ रहे हैं। ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि कुंदन के घर का बाहर का ये नज़ारा है। यहाँ के लोग जो है वो जमघट लगा हुआ है। गांव के लोग जो है वो कुंदन के स्वभाव को याद करते हैं और उनके परिजनों से मिलने लगातार आ रहे हैं। ये घर का नज़ारा है जहाँ आप जो बॉडी आएगी उसके लिए तैयारी जो है प्रशासन की ओर से भी कराई जा रही है और जो परिवार के लोग हैं वो भी जो है आने वाले बॉडी के लिए ये ऐसे चर्चा है कि आज शाम तक बॉडी आने की चर्चा है, जिसको लेकर परिवार के लोग जो हैं उसकी तैयारी में जुट गए हैं। निशान, न्यूज़ 18। चीन की चालबाजी के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश है। एक तरफ चीनी उत्पाद के खिलाफ लोगों का आक्रोश है तो दूसरी तरफ लोग चीनी मोबाइल ऐप पर भी अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। युवा अपने मोबाइल फोन से चीनी ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं और युवाओं के आक्रोश को जानने की कोशिश की सहयोगी ओम प्रकाश ने।
ड्रैगन की चालबाजी के खिलाफ देश भर में आक्रोश है और राजधानी रांची के लोग भी इससे अछूते नहीं है। फिलहाल इस वक्त हम मोराबादी मैदान में खड़े हैं, जहां पर युवा काफ़ी संख्या में, यहां पर युवाओं ने अपने जो मोबाइल फ़ोन्स में जो भी चाइनीज़ ऐप है उसे अनइंस्टॉल किया है। वहाँ पे हमारे फौजियों को मार दिया गया, उनकी शहादत हो गई है, लेकिन वो हमें बर्दाश्त नहीं हो। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को एकदम बहिष्कार करना चाहिए इंडिया से। इंडिया में इसलिए पब्लिक चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि वहाँ पे सस्ता मिलता है, इंपोर्ट का फैसिलिटी ये सब। जब इंडिया में बनने लगेगा तो अपने आदमी चाइनीज़ नहीं यूज़ करेगा। और सबसे पहले जो ये टिकटॉक ये सब चल रहा है वो सबको बैन करना चाहिए। चाइना का कुछ भी हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हर चीज़ जितना भी उसका जो भी है हमारे पास ऐप है या कुछ भी है उसको बैन कर देना चाहिए। यहाँ पे इंडिया में यूज़ नहीं हो। हाँ, इससे आती ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसे उसने हमारे जवानों को धोखे से मारा है, हम भी 20 के बदले 40 मारेंगे। हमारे मोदी जी से यही दरख्वास्त है कि उसका सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पाकिस्तान में किए थे वैसे ही चाइना में भी करे। लगातार लोग जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट को फेंक रहे हैं, रोड पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनके साथ, और अब तो मोबाइल ऐप के जो एप्लीकेशन है उनको भी अनइंस्टॉल किया जा रहा है ताकि चाइना से हर मोर्चे पर उसे मुखर होकर जवाब दिया जा सके। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लद्दाख सीमा पर चीन की कायराना हरकत से पूरे देश के साथ गुमला में भी लोग गुस्से में हैं। लोग जहां सेना का पूरा समर्थन करते हुए चीन को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं, वहीं चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हुए देसी सामानों के उपयोग का संकल्प ले रहे हैं। हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने जायजा लिया। अभी हमारे साथ चैम्बर के लोग और अन्य लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो इस तरह चाइना की जो कायराना हरकत हो रही है उसको लेकर कितना आक्रोश है और ये लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से सोचते हैं कि भारत को कार्रवाई करनी चाहिए। चाइना के द्वारा भारतीय जवान के ऊपर जो अटैक किया गया और जो जवानों को मारा गया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह काफ़ी कम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी लॉकडाउन की अवधि में एक चीज़ की आह्वान किया है कि लोकल को वोकल बनाना होगा। इसी माननीय प्रधानमंत्री के इसी आह्वान को सार्थक करने का प्रयास करते हुए हम गुमला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने तमाम व्यापारियों से और तमाम ग्राहकों से अनुरोध करेंगे कि चाइना सामान का विरोध करें, उसका उपयोग से परहेज करें और माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान लोकल को वोकल बनाने के आह्वान को सार्थक करें। 1 अरब 40 करोड़ की जनता को भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। चीन को समझना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। भारतीय सेना पर पूरे भारतवासी को फख्र है। जिस तरह 58 साल के बाद फिर चाइना ने भारत पर पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया है, अब हमें दिखाना होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है और इनका मुंहतोड़ जवाब देना है। जिस तरह उन्होंने हमारे कर्नल का सहित 20 जवानों की हत्या की है, उसी तरह अब हमें भी उसका भरपूर बदला लेना होगा और देसी सामानों का यूज करना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास में यूपीए की भी बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत की रणनीति बनाई। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक पीएल पूनिया शामिल हुए और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी नेताओं ने राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। हमारे पास संख्या बल है और निश्चित रूप से चुनाव महागठबंधन के पक्ष में होगा। यही तो भय दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का कि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है, कि उनको अपने विधायकों को कैद में पिंजड़े में क्वारंटाइन करके रखना पड़ रहा है। यूपीए के तो तमाम विधायक खुले घूम रहे हैं, कहीं किसी को डर नहीं है, किसी को भय नहीं है। तो यही तो दिखा रहा है कि वो इसलिए परेशान है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 19 तारीख का इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से चौंकाने वाले परिणाम आएगा और यूपीए दोनों ही सीटें जीतेगी। सब उन्हें से पता चलेगा 19 को। बीजेपी आप जिस पर डोरा डाल रहे हो वो सब कैद होने से वोट तो 19 के है ना, होम क्वारंटाइन में गया है, सब आ जाएगा। और रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय सभागार में एनडीए की बैठक में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो मौजूद रहे और इसी के साथ सुदेश महतो की एनडीए में वापसी भी हो गई। बैठक के बाद सुदेश महतो ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत में कोई अड़चन नहीं है और साथ ही उन्होंने सीएम से हुई मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। वहीं झारखंड और झारखंडियों के हित के मुद्दे पर सीएम के साथ जाने पर खुद को भी सहज बताया। चुनाव निश्चित रूप से हम सभी लोगों ने अलग लड़ा, परिस्थितियां थी। भारतीय जनता पार्टी ने ही संयुक्त रूप से फिर से इसको बल देने का और हम सभी लोगों ने पार्टी के स्तर से भी निर्णय लिया था कि एक साधारण
कार्यकर्ता के रूप में आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी को समर्थन देने का निर्णय संगठन ने लिया है। अच्छा यही होता कि एक बेहतर परंपरा को जगह देते हैं और 2 ही कैंडिडेट होते हैं। तीसरा कैंडिडेट का आना गिनती बल के आधार पर उचित नहीं था। मैं उनके उस आंदोलनकारी के विचार को बेहतर समझेगा, उसका सम्मान करते हैं और ये भी भरोसा देते हैं कि भविष्य में झारखंड के हित में, झारखंडियों के हित में कभी भी कोई निर्णय या फिर झारखंड के हित का कोई भी पहल हो, निश्चित रूप से हम उनका ऐसा कोई विचार आएगा तो उस विषय पर हम लोग सहज होंगे। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होने वाले मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल सुबह झारखंड विधानसभा के नए भवन में 9 बजे सुबह से शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसके बाद शाम 5 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने मिरर बूथ का बनाया है और चुनाव तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल होने वाली चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये झारखंड विधानसभा का नया विधानसभा परिसर है, जहां पे कल सुबह 9 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 4 बजे तक वोटिंग होगा। झारखंड की 2 सीटों के लिए यहाँ पर जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, इसमें सुबह से सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रिया होगी और इस बार पहली बार ये देखने को मिलेगा कि मिरर बूथ के माध्यम से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया संचालित होगी। यानी कि ये एक ऐसा बूथ बनाया जा रहा है जिसमें किसी तरह की परेशानी होने पर जो विधायक जो मतदाता के रूप में इसमें शामिल होंगे वो अलग जाकर के वोटिंग की प्रक्रिया को संचालित करेंगे, वोटिंग करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना का काम होगा। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।